हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने भारत में उत्पादित होने वाली कुछ फसलों के बारे में जाना, जिसमें हमने गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का जैसी खाद्य फसलों की हमने जानकारी ली। हमने देखा कि कौन सी फसल किस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होती है। वैसे देखा जाए तो मोस्टली सभी फसलें भारत के प्रत्येक हिस्से में थोड़ी बहुत कम मात्रा में उत्पादित होती ही रहती हैं, लेकिन एक फसल विशेष के लिए एक स्थान विशेष भी होता है। वहाँ की जलवायु, वहाँ की प्राकृतिक दशाएं, मृदा आदि तमाम कारण उस फसल को बढ़ावा देते हैं। जैसे हमने देखा कि चावल दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल में आता है, तो वहीं गेहूं उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। हमने ये भी देखा कि चावल ओस, अमन एवं बोरो के साथ मतलब वर्ष भर तीनों ऋतुओं में इसे बोया जाता है, तो वहीं उत्तर भारत में भी इसकी बम्पर पैदावार होती है। तो ऐसे विभिन्न फसलों के बारे में हम विस्तार से चर्चाएं कर चुके थे। आज उसी क्रम में चलते हैं कुछ पेय फसलों के बारे में। इन्हें पेय फसल भी कह सकते हैं, पेय यानी पीने वाली फसलें। इन्हें व्यापारिक फसलों का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि व्यापारिक फसलें वे फसलें होती हैं जिनका उत्पादन करने के पश्चात इन्हें सीधे बाजारों में, उद्योगों में भेज दिया जाता है। उन्हीं पेय फसलों में से आज का जो हमारा टॉपिक आता है सामने, वो है चाय। चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है आज भारत देश में। आज चाय के प्रति दीवानगी भारतीयों की कुछ हद से ज्यादा ही है। यहां तक कि चाय को तो प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक मान लिया गया है। आप किसी अनजान के घर जाइए, वो आपका आदर सत्कार करता है, आपको बैठाता है, बढ़िया आपसे बातचीत करता है और सिर्फ पानी पिलाकर भेज देता है। बाहर आकर आप उसकी बुराई शुरू कर देंगे। काय का खास अच्छा आदमी, चाय तक तो पिला ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी जिसके आप घर जा रहे हैं, वो मनी मन आपके प्रति कुंठा, नफरत, घृणा का भाव लिए बैठा है, लेकिन ऊपरी मन से दिखाते हुए आपको एक कप चाय पिला दी। बाहर आकर कहेंगे कुछ भी है, आदमी अच्छा है, चाय पिलाइए। यानी आज चाय एक सम्मान का, एक प्रतिष्ठा का प्रतीक हो चुका है। यह चाय हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी। आज विश्व में देखा जाए तो चाय के उत्पादन के मामले में चीन अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व में चीन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान भारत का है चाय उत्पादन के मामले में। और ये चाय जो लाई गई थी भारत के अंतर्गत, वो अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि चीन के राजा एक समय पानी उबालकर पी रहे थे। अचानक उनके पानी में कुछ पेड़ की पत्तियां, कुछ पौधे की पत्तियां गिर गईं। जब राजा ने वो पानी पिया तो उन्हें वो पानी कुछ स्वाद लगा, और वहीं से प्रारंभ हुआ चाय का उत्पादन और व्यापार। ब्रिटेन के क्षेत्र में ये चाय की पैदावार नहीं होती। इसलिए जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने चाय का विशेष रूप से लुत्फ उठाया, आनंद लिया। भारत जो ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था, ब्रिटेन ने भारत के अंतर्गत चाय की खेती की। चाय के संबंध में कुछ थोड़ी सी जानकारी हम इस प्रकार से दें
कि प्राचीन समय में जो ब्रिटेन था वो 3 तरफा व्यापार करता था। हम इसको थोड़ा सा इस तरह देख सकते हैं, मैं टॉपिक से थोड़ा दूर जा रहा हूं, कि ब्रिटेन, चीन और भारत, प्राचीन समय में ब्रिटेन चीन से चाय का आयात करता था, यानी चीन से चाय भेजी जाती थी कहां पर? ब्रिटेन में, और बदले में ब्रिटेन चीन को भेजता था चांदी। आप बात समझें, ब्रिटेन भेजता था चांदी चीन को और चीन से लेता था चाय। लेकिन चाय तो एक ऐसी चीज है कि जिसका एक बार इस्तेमाल कर लिया खत्म, दोबारा और चाहिए। एक तरह से लत लगा देती है ये। लगातार ब्रिटेन चांदी चीन को दे रहा था और चीन से ब्रिटेन चाय ले रहा था। एक समय ऐसा आया जब ब्रिटेन को लगा कि यदि इसी तरह से चांदी को दिया जाता रहा तो हमारा तो राजकोष खाली हो जाएगा, क्योंकि चांदी एक बहुमूल्य धातु के रूप में जानी जाती है। तो आखिर क्या किया जाए, ब्रिटेन इस विचार में था। तभी कुछ चीन के अंतर्गत ऐसी घटनाएं घटित हुई। चीन, जहां के लोगों को अफीम की लत लग चुकी थी। अफीम एक नशीला पदार्थ, एक मादक पदार्थ होता है जिसका एक बार इस्तेमाल करने के पश्चात व्यक्ति उसका आदी हो जाता है, उसे उसकी आदत पड़ जाती है और बार बार वह उसकी डिमांड करता है। नहीं मिलने पर व्यक्ति इस तरह से तड़पता है जैसे बिना पानी के मछली। चीन के तमाम लोग अफीम की लत का शिकार हो रहे थे। आखिरकार चीनी राजा ने सख्त कदम उठाते हुए देश में अफीम के उत्पादन पर रोक लगा दी कि कोई भी अफीम का उत्पादन नहीं करेगा। अचानक लगने वाली इस रोक से चीन के नागरिकों को बड़ी समस्याएं होने लगी। वे तड़पने लगे, उन्हें अफीम चाहिए थी। इस स्थिति का लाभ उठाया ब्रिटेन ने। ये सभी मैटर जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके इतिहास के अंतर्गत ही शामिल होगा, हम देखेंगे दोबारा जब इतिहास की बुक चलेगी। लेकिन अभी देखें कि ब्रिटेन में इस स्थिति का लाभ उठाया। ब्रिटेन ने भारत के अंतर्गत अफीम की पैदावार करवाई। ब्रिटेन एक चतुर देशों में शामिल था। ब्रिटेन ने अफीम अपने यहां नहीं उगाई, क्योंकि अफीम एक ऐसा पौधा है जो भूमि को बंजर बनाने का भी काम करता है। ऐसे में अफीम उगवाई भारत में। भारत से अफीम चोरी छुपे चीन के नागरिकों को दी और यहां से चीनी नागरिकों से प्राप्त की क्या? चाय। अब आप देखिए, ब्रिटेन की चांदी भी बच गई, ब्रिटेन को चाय भी मिल गई। चीन के नागरिकों को अफीम चाहिए थी, वो चीन के नागरिकों को प्राप्त हो गई। लेकिन भारत का क्या? वो तो किसी लेन देन में था ही नहीं। आखिर भारत के अंतर्गत जबरदस्ती अफीम का उत्पादन करवाया गया। तो इस तरह से चाय ब्रिटेन में पहुंची। ब्रिटेन के लोग भारत में थे, उपनिवेश था भारत। ब्रिटेन के लोग जब भारत थे तो भारत में भी इस चाय के उत्पादन शुरू हुआ, चाय की पहुंच बढ़ी। धीरे धीरे चीन से सटते हुए क्षेत्र, हमारे अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, ये जो पड़ोसी क्षेत्रों में आते हैं, वहां पर चाय का उत्पादन अत्यधिक होने लगा। तो इस तरह से चाय हमारे भारत देश में पहुंची और आज विश्व में चाय उत्पादन में भारत दूसरा स्थान है। देखें कैसे, पढ़ें इसके बारे में, समझे थोड़ा सा। चाय की खेती अगर देखा जाए तो रोपण कृषि का एक उदाहरण है, जिसको हम बागानी कृषि भी कह सकते हैं। विशाल बागानों में की जाती है। यह एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। पेय फसल जिसको पीने के काम में लिया जाता है। खाद्यान्न फसल जिन्हें खाने के काम में लेते हैं, और पेय फसल जिन्हें पीने के काम में लिया जाता है, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लाए थे। मैंने बताया आपको कि अंग्रेज भारत लाए।
आज अधिकतर चाय के बागानों के मालिक भारतीय ही हैं। बागान, इस शब्द को आप समझें। कई बार स्टूडेंट बागान शब्द का आशय बाग से निकाल लेते हैं, लेकिन नहीं, बाग में और बागान में अंतर है। बाग तो हम यहां पढ़ेंगे, अभी अगला टॉपिक जो आएगा बागवानी फसलों में, यह शब्द आता है बागवानी, और यहां ये जो शब्द है वो है बागान। बागान एक ऐसा विशाल क्षेत्र जहां एक समय में एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। एक ऐसा विशाल क्षेत्र जहां एक समय में एक ही फसल का उत्पादन होता है, एकल फसल बोई जाती है, उसे बागान कहा जाता है। तो आज भारत के अंतर्गत अधिकांश बागान हैं और उन बागानों के मालिक भी भारतीय ही हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पैदा होता है। उष्ण मतलब गर्म, उपोष्ण उप प्लस उष्ण यानी थोड़ा सा कम गर्म, जिसको हम गुनगुना भी कह सकते हैं सामान्य भाषा में। यानी गर्म और ठंडा जब मिलता है, उष्ण और शीत जब मिलता है तो शीतोष्ण बनता है। लेकिन उस शीतोष्ण से भी कम गर्म जलवायु उपोष्ण कहलाती है, हल्की गर्म। हुमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी, यानी मृदा में जीवांश जीवों की मात्रा होनी चाहिए। साथ ही सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में इसे उगाया जाता है। चाय के पौधे की एक विशेष विशेषता है कि इसकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। आप याद कीजिए चावल के पौधे को, चावल के पौधे की विशेषता है कि इसकी जड़ों में 75 दिनों तक पानी रुका रहना चाहिए। लेकिन चाय के पौधे की विशेषता है कि इसकी जड़ों में पानी रुकना ही नहीं चाहिए। यही कारण है कि चाय को ढाल वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, ताकि वर्षा होती है और ढाल पे से होता हुआ पानी नीचे चला जाता है, पौधे की जड़ों में पानी रुकता नहीं है। पानी की प्राप्ति भी हो जाती है, जड़ों को पानी मिल भी जाता है, लेकिन पानी पौधे में रुकता नहीं है। यही कारण है कि इसकी खेती ढलवा क्षेत्रों में यानी ढाल वाले क्षेत्रों में की जाती है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, ये एक शब्द आता है कोष्ण, वही हल्का गर्म जिसको हम गुनगुना कहते हैं। हल्का गर्म, एक तो गर्म है और एक गर्म से थोड़ा सा कम गर्म, हल्का गर्म, उस जलवायु को कोष्ण के नाम से, वही उपोष्ण कोष्ण लगभग शब्द एक है। साथ ही नम यानी नमी युक्त होनी चाहिए और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। अब ये पाला क्या होता है? सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा कि पौधों की पत्तियों पर ओस की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। ये ओस कैसे बनती है, पाला कैसे बनता है, ये तो काफी विस्तार का टॉपिक है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अगर करेंगे तो रास्ते से भटक जाएंगे, टॉपिक से भटक जाएंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि सर्दियों के समय आपने ओस देखी होगी, जल की छोटी छोटी बूंदें पौधों की पत्तियों पर, किसी भी सरफेस एरिया पर, छत पर, आपके घर के आंगन में कार वगैरह खड़ी हैं, गाड़ियां वगैरह खड़ी हैं, उनके ऊपर, या रात्रि में आप सो रहे हैं, मान लीजिए चादर वगैरह ओढ़कर, तो देखा होगा कि चादर वगैरह गीली हो जाती हैं, नमी युक्त हो जाती हैं। तो ये सभी चीजें यानी जो अपन ने चर्चा की, इसे कहा जाता है ओस, यानी जल की छोटी छोटी बूंदें जो सर्दियों के मौसम में वायुमंडल से बाहर निकलती हैं। लेकिन जब तापमान इतना कम हो जाए, जब तापमान हिमांक बिंदु पर पहुंच जाए, यानी उस बिंदु पर जिस पर बर्फ जमे, तो वह ओस की छोटी छोटी बूंदें बर्फ का रूप ले लेती हैं। पत्तियों पर जमा हुई वह जल की छोटी छोटी बूंदें बर्फ का रूप ले लेती हैं और उसे कहा जाता है पाला। जहां ओस फसलों के लिए लाभदायक होती है, तो वहीं पाला फसलों के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं छोटे छोटे रंध्र, छोटे छोटे छिद्र, जैसे हमारी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं,
जिनसे पसीना बाहर निकलता है, ऐसे ही पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है, और इन्हीं रंध्रों के माध्यम से पत्तियां श्वास लेने का कार्य करती हैं। ऐसी स्थिति में जब बर्फ जम जाती है उन पत्तियों के ऊपर, तो पत्तियों के रंध्र बंद हो जाते हैं, और जब पत्तियों के रंध्र बंद हो जाते हैं जिनसे वो अपनी क्रियाएं नहीं कर पाती और पत्तियां मर जाती हैं, यानी पौधा मर जाता है। क्योंकि चाय के पौधे में और है ही क्या, पत्ती का एकदम इस्तेमाल करते हैं, चाय की पत्ती। चाय के में हम किसी बीज का, किसी फल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, अपितु चाय की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। कोमल पत्तियों को चौंटा जाता है, तोड़ा जाता है और इन्हें सुखाकर हमारे लिए चाय का निर्माण किया जाता है। तो यहां बात आती है कि पाला रहित जलवायु इतनी ठंडी नहीं होनी चाहिए कि पाला पड़ जाए, और यह जलवायु वर्ष भर रहनी चाहिए ऐसी ही, ताकि पौधा अपना विकास कर सके। इसके अलावा वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। यानी वर्षा भी अगर है तो बौछारों के रूप में होनी चाहिए। अगर तीव्र गति से वर्षा हो रही है, मूसलाधार जिसको वर्षा कहा जाता है, तो वह वर्षा पूरे के पूरे ढाल वाले क्षेत्र का ही भूस्खलन कर देगी, पहाड़ी क्षेत्र को नीचे खिसका देगी, जिससे कृषि कर पाना संभव नहीं। तो कई प्रकार की प्राकृतिक दशाएं आप देखिए, वर्ष भर मौसम पाला रहित होना चाहिए, नमी युक्त होना चाहिए, हल्की बौछारें इसमें होनी चाहिए वर्षा की, और कोष्ण यानी हल्का गर्म गुनगुनी जलवायु इसके लिए अति आवश्यक होती है। इसके अलावा अगर आगे देखें, हम चर्चा करें, तो चाय एक श्रम प्रधान कृषि है, जिसको हम श्रम प्रधान उद्योग का भी नाम दे सकते हैं। कारण है इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता श्रमिक चाहिए होता है, क्योंकि यह कार्य जो है वो मशीनों के माध्यम से नहीं हो सकता। पौधे की एक एक पत्तियों को इतनी सावधानी और सुरक्षित तरीके से तोड़ा जाता है कि पत्तियों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो इसके लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। पत्तियां तोड़ने के बाद बागानों में ही इन्हें सुखाया जाता है और पैकिंग करके इन्हें पहुंचा दिया जाता है घरों तक। तो ये चाय के मामले में कुछ विशेष बातें। आइए इसके आगे चर्चा करते हैं हम कॉफी की। कॉफी भी एक प्रकार की पेय फसल है, पीने योग्य फसल है। यह माना जाता है कि इसकी शुरुआत कर्नाटक के अंतर्गत बाबा बुदन की पहाड़ियों में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि यमन देश से एक सूफी संत बाबा बुदन इस्लाम का संदेश देने के लिए भारत आए थे, और उन्हीं के साथ यानी यही अपने साथ वहां से कॉफी के कुछ बीज लेकर आए। यही बीज इस पहाड़ी पर डाले गए जहां पर कॉफी की शुरुआत हुई, और इन्हीं सूफी संत के नाम से इस पहाड़ी का नाम भी रखा गया बाबा बुदन की पहाड़ी। कर्नाटक राज्य के अंतर्गत सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। यह भी एक पेय फसल है, लेकिन इसके उत्पादन के लिए उष्ण जलवायु चाहिए होती है। जहां चाय के उत्पादन के लिए उपोष्ण के साथ साथ कोष्ण जलवायु जरूरी है, वहीं यहां पर उष्ण जलवायु होनी चाहिए। कैसे, जरा देखिए। कॉफी, भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। ये कॉफी की एक किस्म है, एक प्रकार है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। मैंने बताया था आपको, यमन से बाबा बुदन नामक एक सूफी संत इस्लाम का संदेश देने के लिए भारत आए थे, और इन्हीं के द्वारा कुछ बीज लाए गए, जिससे हुआ कॉफी का उत्पादन, ऐसा माना जाता है। इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में अधिक मांग है। इस कृषि की शुरुआत यानी कॉफी की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई। आप देख सकते हैं बाबा बुदन पहाड़ी, जो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत
स्थित है। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। अर्थात कहने का आशय, दक्षिणवर्ती राज्यों के अंतर्गत जहां कॉफी का उत्पादन होता है, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में चाय का उत्पादन किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, इधर से जो आता है साइड में, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में चाय, वहीं दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के अंतर्गत कॉफी की पैदावार की जाती है। तो ये दो मुख्य पेय फसलें, चाय और कॉफी। इसी क्रम में आगे चलते हैं और शॉर्टली देखते हैं, ज्यादा विस्तार से नहीं चलेंगे इसके बारे में। तो बागवानी फसलें, हम इतना सा जानेंगे खाली इसके अंतर्गत कि वे फसलें जो बागों में पैदा की जाती हैं, और इन फसलों में मुख्यतः शामिल होती हैं फल और सब्जियां। सन 2015 में भारत का विश्व में फल और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। ध्यान दीजिए, मोस्टली कई चीजें ऐसी हैं जिनमें पहला स्थान चीन ने हासिल कर लिया है। कारण है, चीन उभरते हुए देशों के रूप में जाना जा रहा है। ऐसे में जिन चीजों पर, जिनके उत्पादन पर पहले किन्हीं दूसरे देशों का नियंत्रण हुआ करता था, आज उन वस्तुओं के उत्पादन पर चीन अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। गेहूं की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका को पहले अन्न का कटोरा कहा जाता था, रोटी की टोकरी कहा जाता था, लेकिन आज गेहूं उत्पादन के मामले में भी चीन ने अपना स्थान पहला बना लिया है। तो कहने का आशय, बागवानी फसलों की बात करें, फल और सब्जियों के उत्पादन की बात करें, तो इसमें विश्व में पहला स्थान चीन का है और उसके बाद हमारा स्थान आता है। यह एक ऐसी फसल है जो उष्ण और शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में होती है। फलों की बात करें, कुछ फल ऐसे हैं जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के होते हैं, तो कुछ फल ऐसे हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं। और भारत के तमाम राज्यों में, तमाम क्षेत्रों में कोई ना कोई फल और कोई ना कोई सब्जी अवश्य पैदा की जाती है। हालांकि प्रत्येक राज्य और प्रत्येक क्षेत्र अपने लिए विशेष प्रसिद्ध है उत्पादन के मामले में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि फल का उत्पादन किसी एक राज्य में ही होता है या किसी एक क्षेत्र में। अपितु भारत के तमाम राज्यों में फलों का उत्पादन, यहां मैं किसी एक फल के बारे में बात नहीं कर रहा, किसी एक सब्जी के बारे में नहीं, अपितु ओवरऑल तमाम फल और सब्जियों की चर्चा की जा रही है। तो फल और सब्जियों के मामले में हमारे भारत के अंतर्गत तमाम राज्य हैं जो उत्पादन कर रहे हैं। आइए एक चीज और पढ़ते हैं आज के लिए, फिर चर्चा करेंगे इसके अगली क्लास में। प्रमुख अखाद्य फसलें। अखाद्य मतलब जिनको खाने के काम में नहीं लिया जाता, वे फसलें जो खाने के काम में, पीने के काम में नहीं आती हैं, ऐसी फसलें अखाद्य फसलें, यानी जिनका सिर्फ व्यापार किया जाता है। और उनमें है रबर। रबर जिनको आप काम में लेते हैं मिटाने वगैरह करने के लिए, इलास्टिक के रूप में, रबर बैंड के रूप में, ये सभी प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। कृत्रिम रूप से कैसे बनती है उनकी चर्चा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम कृषि के बारे में बात कर रहे हैं। रबर का एक विशेष वृक्ष होता है, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, मोटे तनों वाले वृक्ष होते हैं। इन तने में कट लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है, और इनमें से एक दूधनुमा पदार्थ निकलता है। जैसे आंकड़े के पौधे में से आपने देखा होगा दूधनुमा पदार्थ निकलता है, उसकी टहनी में से, पत्ती में से। इसी तरह से रबर के वृक्ष को कट लगाते हैं तो उसमें भी दूधनुमा पदार्थ निकलता है, और ऐसे पदार्थों को कहा जाता है लेटेक्स। इस पदार्थ को गर्म किया जाता है और लचीला बनाया जाता है, और गर्म करने के बाद इसे रबर का रूप प्रदान किया जाता है। रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। भूमध्य रेखीय मतलब 0 डिग्री का क्षेत्र, यानी गर्म क्षेत्रों में ये पैदा की जाती है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी इसका पैदावार की जा सकती है, उत्पादन हो सकता है। इसके लिए वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक यानी भारी वर्षा चाहिए, और तापमान भी अधिक यानी 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक इसका तापमान होना चाहिए। इसके अलावा रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है।
मैंने अभी जैसे चर्चा की, व्यापारिक फसल है, उत्पादन होने के बाद इसका व्यापार किया जाता है। एक कच्चा माल है, रबर को प्राप्त किया जाता है, लेटेक्स को प्राप्त किया जाता है, कच्चे माल को प्राप्त करते हैं, इसे उद्योगों में भेज दिया जाता है जहां से इसका रबर बनाकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। तो ये रबर से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। शेष फसलों की चर्चा हम आने वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।